सरकार 7 साल से क्यों सोई हुई थी? ये कोई आज तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कितनी बार पहले इसके ऊपर शोर मचा है। दुख की बात है कि करनाल शहर जो राजा करण के नाम पे करनाल का नाम है, वहां पर आज इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये सिर्फ तहसीलदार और डीटीपी तक सीमित नहीं है। अगर इसमें अच्छे से सही तरह से इंक्वायरी करी जाएगी तो ये इसकी तार बहुत ऊपर तक जाएगी। पूरी सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये इतने सालों से यहाँ करनाल में थे, ये रह नहीं सकते हैं यहाँ पर। कुछ अब लगता है आपको कि एक डीटीपी की गिरफ्तारी होती है, एक तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि 4 साल तो डीटीपी करनाल में रहे और तहसीलदार 6 से 7 साल करनाल में रहे, और डीटीपी को गुड़गांव का चार्ज भी दे दिया। क्या आपको लगता है कि दोनों अधिकारी बगैर किसी जो समय के पूर्व में डीसी रहे हैं उनकी मिलीभगत नहीं हो सकती? उसकी भी जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर पूर्व के जो डीसी रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि जिस भी मुख्यमंत्री है या जो भी हमारे ये जिसके अंडर रेवेन्यू आता है, सिर्फ ऑफिसर्स की क्यों, ये जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इनको यहाँ लगा रखा है, कभी भी बगैर पॉलिटिशियंस की मर्जी से इतना लंबा कोई तहसीलदार डीटीपी नहीं रह सकता। ये जो सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके अंडर ये सब आता है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। चर्चाएं मैम ये भी है कि तहसीलदार और डीटीपी कुछ कॉलोनियां काट रहे थे, अवैध कॉलोनियों को जिनको परमिशन दे रहे थे, उसमें कुछ कांग्रेस के नेताओं की हिस्सेदारी है, कुछ बीजेपी के नेताओं की हिस्सेदारी और कुछ जेजेपी के नेताओं की भी हिस्सेदारी है। ऐसी खबर भी है आपके पास? सुनने में तो कई कुछ आते हैं, और मैं तो ये कहती हूँ चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो भ्रष्ट है, जो गलत कर रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। चुनावों के दौरान तो हमें उस दौरान भी याद है कि जब आप चुनाव में खड़े हुए थे तब बीजेपी के लीडर्स ने इस तरह की पोस्टर डालने शुरू कर दी थी कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सामने सुमिता सिंह ने सारी प्रॉपर्टी ले ली, विधायिका ने सारी प्रॉपर्टी ले ली। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं यही कहना चाहूंगी कि वो जो लोग उस टाइम शोर मचा रहे थे, मुझे तो पता चला उन्होंने वहां प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं और किराए पे दी हुई हैं, और मैं अभी भी चैलेंज करती हूँ कि मुझे वो बता दें हमारी सारी पुरानी प्रॉपर्टीज हैं। मैं एक अच्छे घराने से बिलोंग करती हूँ। इसका तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुख्यमंत्री ने उनको करनाल लगाया हुआ है, तो मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि भी इसमें क्या ऐसी खासियत है जो आपने उसको ट्रांसफर नहीं किया। ये तो मुख्यमंत्री से आप सवाल कीजिएगा। तो अब एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, करनाल के लोग भी जानना चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या सुमिता सिंह दोबारा से चुनावी मैदान में खड़ी होंगी या नहीं होंगी? अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी और पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं बिल्कुल चुनाव में खड़ी होंगी और पूरी लगन से मैं काम करूंगी। कहने को तो करनाल सीएम सिटी है, लेकिन सीएम सिटी में खुलेआम भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। सालों से भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, लेकिन आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब विजिलेंस ने करनाल के डीटीपी विक्रम को और तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार कर लिया है। सियासी की अगर बात करें, राजनीति की अगर बात करें, तो राजनीति कहीं ना कहीं अब तेज जरूर होगी, क्योंकि करनाल मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र भी आता है, और करनाल से लगातार 10 साल विधायक रही सुमिता सिंह, कांग्रेस की जो नेत्री है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि करनाल में अवैध कॉलोनियों के नाम पर एक करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी का खेल खेला जा रहा था, जिसमें कई अधिकारी शामिल थे और कई सफेदपोश लोग भी शामिल थे, जिसमें पहले डीटीपी को गिरफ्तार किया गया और अब तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमल जी, बहुत ही दुख की बात है कि करनाल शहर जो राजा करण के नाम पे करनाल का नाम है, वहां पर आज इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये सिर्फ तहसीलदार और डीटीपी तक सीमित नहीं है। अगर इसमें अच्छे से सही तरह से इंक्वायरी करी जाएगी तो ये इसकी तार बहुत ऊपर तक जाएंगी। पूरी सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये इतने सालों से यहाँ करनाल में थे, ये रह नहीं सकते हैं यहाँ पर। और जो भ्रष्टाचार है आज के दिन, ये सिर्फ तहसील और डीटीपी और इससे नहीं है। आप पूरे किसी भी महकमे में चले जाएं, आपने नक्शा पास कराना है, आपने कमर्शियल कराना है, आपने एनओसी लेना है, आपने सीसी लेना है, आपकी जो इनकम टैक्स नहीं है, जो प्रॉपर्टी टैक्स की आपकी आईडीज है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है आज के दिन कि जहां पे आपको बगैर पैसे दिए, बगैर रिश्वत दिए काम हो। और मैं तो खुद इस चीज की भुगत होती हूँ। कुछ भी काम होता है बगैर पैसे के, करनाल के अंदर कोई काम नहीं होता है। इस पर लोग आपसे भी सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि आज आपका इंटरव्यू हम कर रहे हैं। लोग नीचे लिखेंगे आखिरकार सुमिता सिंह कहां है जो 10 साल विधायक रही? क्या आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो इन करप्शन के खिलाफ आवाज कब उठाएंगे आप? मैंने तो करप्शन के खिलाफ पहले भी आवाज उठाई थी, जब मैं विधायक थी। ये आप पता भी कर सकते हैं, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैंने विधानसभा के अंदर तब ये आवाज उठाई थी कि एक ओपन सीक्रेट है कि आप जब रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको 2%, 1% तहसीलदार को देना चाहते हैं। मैंने तब भी ये सवाल किया था कि किस चीज के लिए तहसीलदार को ये पैसे दिए जाते हैं। और मैं करप्शन के पूरी तरह से खिलाफ हूं। मेरे 10 साल के अंदर कहीं भी
मैंने ये बोला कि अगर कोई एक भी मुझे ये प्रूव कर दे कि मैंने एक भ्रष्टाचार किया हो या भ्रष्टाचार को मैंने बढ़ावा दिया तो मैं उसी समय राजनीति छोड़ दूं। चुनावों के दौरान तो हमें उस दौरान भी याद है कि जब आप चुनाव में खड़े हुए थे तब बीजेपी के लीडर्स ने इस तरह की पोस्टर डालने शुरू कर दी थी कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सामने सुमिता सिंह ने सारी प्रॉपर्टी ले ली, विधायिका ने सारी प्रॉपर्टी ले ली। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं यही कहना चाहूंगी कि वो जो लोग उस टाइम शोर मचा रहे थे, मुझे तो पता चला उन्होंने वहां प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं और किराए पे दी हुई हैं। और मैं अभी भी चैलेंज करती हूं कि मुझे वो बता दें, हमारी सारी पुरानी प्रॉपर्टीज हैं। मैं एक अच्छे घराने से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर लॉ जो है पुराने यहाँ पर उनके पास बहुत सी पुरानी हमारी प्रॉपर्टीज हैं। जब हम पाकिस्तान से आए थे तो यहाँ में अलॉटमेंट हुई है उन प्रॉपर्टीज की। और तो मैं अभी भी चैलेंज करती हूँ कि मुझे आके दिखाएं। तो आपको यह क्या लगता है कि एक डीटीपी जिस पर पहले कॉलोनाइजर्स ने आरोप लगाए, स्थानीय पार्षदों ने, सभी ने आरोप लगाए, मुख्यमंत्री को शिकायत दी कि इस डीटीपी को यहां से हटाया जाए क्योंकि वो गरीबों के आशियाने तोड़ रहे थे, जो मकान बन जाते थे उनको तोड़ते थे, और जो लोग हैं वहां पर महिलाएं जेसीबी मशीन के आगे लेट जाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी और रजिस्ट्री दिखाती थी कि अगर हमारी कॉलोनी अवैध है तो हमारी रजिस्ट्री कैसे हुई है, हमारे बिजली के मीटर कैसे लगे हैं। तो तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करी, ना ही स्थानीय नेताओं ने आवाज उठाई। लेकिन अब जब आरोपी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं तो तब सभी लोग वाहवाही लूट रहे हैं कि देखिए कि मनोहर सरकार में भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मनोहर सरकार 7 साल से क्यों सोई हुई थी? ये कोई आज तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कितनी बार पहले इसके ऊपर शोर मचा है। और बहुत ही दुख है कि जो करनाल को जो आज नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन्हें ना तो करनाल के लोगों से कोई प्यार है, ना उनको कोई लगाव है। जब करनाल आते हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा कि सड़कों पे जो है हर जगह बैरिकेड्स लग जाए। मुख्यमंत्री करनाल आते हैं या रेस्ट हाउस पे, हमारी तो न्यायपुरी से निकलना मुश्किल हो जाता है बाहर यहाँ पर। तो मैम क्या कुछ अब लगता है आपको कि एक डीटीपी की गिरफ्तारी होती है, एक तहसीलदार की गिरफ्तारी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि 4 साल तो डीटीपी करनाल में रहे और तहसीलदार 6 से 7 साल करनाल में रहे, और डीटीपी को गुड़गांव का चार्ज भी दे दिया। क्या आपको लगता है कि दोनों अधिकारी बगैर किसी जो उस समय के पूर्व में डीसी रहे हैं उनकी मिलीभगत नहीं हो सकती? उसकी भी जांच होनी चाहिए, निश्चित तौर पर पूर्व के जो डीसी रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि जिस भी मुख्यमंत्री है या जो भी हमारे ये जिसके अंडर रेवेन्यू आता है, सिर्फ ऑफिसर्स की क्यों, ये जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इनको यहाँ लगा रखा है, कभी भी बगैर पॉलिटिशियंस की मर्जी से इतना लंबा कोई तहसीलदार डीटीपी नहीं रह सकता। ये जो सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके अंडर ये सब आता है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ ऑफिसर्स की क्यों जांच है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। अगर जांच करेंगे तो इन सबकी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी। नगर निगम में पिछले दिनों कई घोटाले सामने आए। एक एससी का घोटाला सामने आया कि दीपक किंगर हैं, वो अपने पीए से रिश्वत ले रहे हैं, पीए पैसे ले रहा है दुनिया से, और सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन उस मामले को भी लगता है कि अब ठंडे बस्ते में डालने की कोशिशें की जा रही हैं। आप चाहेंगे कि उस मामले की भी पूरी ईमानदारी से और गंभीरता से छानबीन जरूर होनी चाहिए? मिड्डा जी, मैं तो आपको ये कहना चाहूंगी कि सरकार को जितनी भी इन्होंने एनओसीज की हैं कि आप एनओसी लेके, जो एनओसी है दिस इज अ हाउस ऑफ करप्शन। जब आप एनओसी लेने जाते हैं किसी भी चीज की, बगैर पैसे दिए आपको एनओसी नहीं मिलती है। किसी भी तरह का आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 100 गुना, मेरे पास कई लोग आते हैं, इतना इंक्रीज करके आ जाता है और फिर पैसे दे के जो है वो आपका कम हो जाता है। ये सिर्फ एक्सियंस और एससी तक सीमित नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से हर चीज की जो है उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर जो पुलिस का महकमा है, पुलिस के महकमे में भी जो आप जिसको भी आईओ लगाते हैं, अगर किसी का झगड़ा हो गया, कोई केस हो गया, जिसको आईओ लगाते हैं 80% जो पुलिस वाले हैं, ये आईओ जो लगते हैं 80% बगैर पैसे लिए कुछ नहीं करते हैं। चर्चाएं मैम ये भी है कि तहसीलदार और डीटीपी कुछ कॉलोनियां काट रहे थे, अवैध कॉलोनियों को जिनको परमिशन दे रहे थे, उसमें कुछ कांग्रेस के नेताओं की हिस्सेदारी है, कुछ बीजेपी के नेताओं की हिस्सेदारी है और कुछ जेजेपी के नेताओं की भी हिस्सेदारी है। ऐसी खबर भी है आपके पास? सुनने में तो कई कुछ आते हैं, और मैं तो ये कहती हूँ चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो भ्रष्ट है, जो गलत कर रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। तो अब आपको लगता है कि ये तहसीलदार और जो डीटीपी की गिरफ्तारी हुई है, आगे इसकी पूरी जो जांच है ईमानदारी से होगी? हालांकि विजिलेंस के जो अधिकारी हैं राजेश फोगाट, वो अपने आप में उनकी पीठ सुनती है कि उन्होंने हकीकत में जब भी कोई कार्रवाई की है पूरी ईमानदारी से की है और प्रेशर सहन नहीं करते हैं, हालांकि मीडिया के सामने वे नहीं आते हैं। तो आपको लगता है कि वो पूरी ईमानदारी से आगे काम हो पाएगा या दबाव पड़ेगा कहीं ना कहीं? मुझे नहीं लगता ईमानदारी से किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो पाएगी। ऑफिसर्स को प्रेशराइज करते हैं, ऑफिसर्स को दबाते हैं। अगर ऑफिसर ईमानदार, मैं नहीं कहती कि सभी बेईमान है, बहुत से ऑफिसर्स ईमानदार भी हैं, पर उनको इतना प्रेशराइज कर देंगे
कि अगर ईमानदारी से इंक्वायरी होगी तो बहुत से पॉलिटिशियंस का नाम आ जाएगा। मुझे नहीं लगता ईमानदारी से कोई इंक्वायरी, ये सिर्फ आई वॉश है कि डीटीपी और तहसीलदार के ऊपर गाज गिर दी है और बाकी बच जाएंगे। मैम, एक बार हमने पहली बार ऐसा देखा है कि एक तहसीलदार पर और एक स्कूल संचालक पर एक गैंग रेप का मामला दर्ज होता है, लेकिन गैंग रेप के मामला दर्ज होने के बाद भी जो है तहसीलदार को यहां से टस मस नहीं किया जाता, ट्रांसफर नहीं किया जाता, सस्पेंड नहीं किया जाता, बल्कि वो इसी सीट पर बैठते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मुख्यमंत्री ने उनको करनाल लगाया हुआ है, तो मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि भी इसमें क्या ऐसी खासियत है जो आपने उसको ट्रांसफर नहीं किया। ये तो मुख्यमंत्री से आप सवाल कीजिएगा। तो अब एक अंतिम सवाल पूछना चाहेंगे, करनाल के लोग भी जानना चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या सुमिता सिंह दोबारा से चुनावी मैदान में खड़ी होंगी या नहीं होंगी? अगर पार्टी मुझे आदेश करेगी और पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं बिल्कुल चुनाव में खड़ी होंगी और पूरी लगन से मैं काम करूंगी। तो बिल्कुल ही आप देख रहे थे कि किस तरह से पूर्व विधायिका कांग्रेस सरकार में रही सुमिता सिंह कई निशाने जो है हरियाणा सरकार पर साधती हुई नजर आ रही है, मुख्यमंत्री हरियाणा पर साधती हुई नजर आ रही है, स्थानीय बीजेपी के नेताओं पर साधती हुई नजर आई है। लेकिन देखना ही होगा कि करप्शन का इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री जी क्या कुछ करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि इस मामले में सिर्फ तहसीलदार या डीटीपी कसूरवार है। इस मामले में अगर जांच की जाए तो पूर्व में रहे डीसी या नगर निगम के कमिश्नर या और बड़े अधिकारी, कई ऐसे सफेदपोश लोग भी रहेंगे जिनकी इनके साथ हिस्सेदारी रही होगी। तो अगर इस मामले की पूरी गहनता से छानबीन होती है तो गिरफ्तारियों की जो लिस्ट है वो और लंबी होती चली जाएगी, क्योंकि जानकारी यह मिली है कि तहसील ऑफिस से जुड़े हुए, नगर निगम ऑफिस से जुड़े हुए और पूर्व में रहे अधिकारी छुट्टी पर जाने की तैयारी कर चुके हैं, कहीं तो छुट्टी पर चले भी गए हैं, जिनकी लिस्ट जो है अब विजिलेंस तैयार कर रही है। और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि विजिलेंस जिस तरह से कार्य कर रही है आगे इन सभी आरोपियों को कहीं ना कहीं गिरफ्तार जरूर करेगी, जिस पर एक से एक खुलासे आने वाले दिनों में करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी आपको लगातार दिखाता रहेगा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।